हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। लास्ट लेसन के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया कि एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेगुलेशन होता है, यानी कि जीन के एक्सप्रेशन का कंट्रोल होता है ना। फिर हमने ये भी बात कही कि आरएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसमें अलग अलग टाइप के आरएनए के फॉर्मेशन के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। सो ऑन दैट बेसिस हमने पढ़ा है कि आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक सेल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये जो नाम है ये आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज किस आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। तो हम इस वीडियो लेसन से ये जानेंगे कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस पर्टिकुलर आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, जो कि आप सभी को आई एम श्योर पता भी होगा। और उस पर्टिकुलर आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए वो एक स्पेसिफिक साइट, यानी कि उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रमोटर साइट डिफाइंड होती है, कैसे वो उस पर बाइंड करता है, क्योंकि ये उसी चीज पर डिपेंड करेगा कि किस प्रमोटर साइट पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है। उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, टीआरएनए सिंथेसाइज होगा या अदर स्मॉल आरएनएस आपके सिंथेसाइज होंगे। सो आप सभी को पता है इन जनरल जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये किसको सिंथेसाइज करता है। ये आपके आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा जो अमाउंट में सिंथेसाइज करता है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इवन सेल के अंदर मैक्सिमम जो आरएनए सिंथेसाइज होता है वो आपका राइबोसोमल आरएनए ही सिंथेसाइज होता है। पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें तो ये एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, और अगर हम प्रिसाइज वे में कहें तो एमआरएनए से पहले ये एचएनआरएनए को सिंथेसाइज करता है। इस एचएनआरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ एडिटिंग होती है, उसके बाद हमारा मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। आरएनए पॉलीमरेज 3 की अगर बात करें, सो आरएनए पॉलीमरेज 3 इट is responsible for the synthesis of tRNA और द ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, सबसे मिनिमम अमाउंट में जो आरएनए सिंथेसाइज होता है दैट इज ट्रांसफर आरएनए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आरएनए पॉलीमरेज के रिस्पेक्टिवली जो प्रमोटर सीक्वेंसेस है उनकी क्या स्पेसिफिसिटी है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किस टाइप के प्रमोटर से बाइंड करता है और उसकी सेलुलर एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आरएनए पॉलीमरेज, पहले इसकी साइट ऑफ लोकेशन कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाएं, ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, और राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए जो भी स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस। दैट्स व्हाई जो मशीनरी है वो भी न्यूक्लियोलस में होगी। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 आपका न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है और ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, राइट। इसीलिए जो मैक्सिमम 50 to 70% आपकी सेल की एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। अब इसके प्रमोटर सीक्वेंस की अगर बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो एक बाइपेरेट टाइप होती है, जिसका पहला पार्ट जो होता है उसमें 170 से लेके 180 बेस पेयर होते हैं, और ये अपस्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम का सिंपली मतलब है 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो बाइपेरेट प्रमोटर है तो एक हमारा 170 टू 180 बेस पेयर ये 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होगा। दूसरा जो रीजन है दैट इज 45 बेस पेयर टू 20 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके प्रमोटर की। अब जब ये बाइंडिंग शो करता है तो इसको 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं जिनको हम एंसिलरी फैक्टर्स कहते हैं, जिनका डिनोट करते हैं हम लोग UPE1 एंड SL1 से। अब ये 1 क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस आरएनए पॉलीमरेज के वो फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को इन एंसिलरी फैक्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने UPE1 बोला और SL1 बोला। अब ये UPE क्या है, तो UPE यहाँ पे डिनोट करता है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ठीक है, अपस्ट्रीम प्रमोटर
एलिमेंट, राइट। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 को अपनी प्रमोटर सीक्वेंस में बाइपिरेट प्रमोटर चाहिए होता है, साथ साथ उसे 2 एंसिलरी फैक्टर चाहिए होते हैं अपनी बाइंडिंग के लिए। तो अब हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, राइट। तो ये मान लीजिए मेरा एक सीक्वेंस है, डीएनए सेगमेंट है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा इसके प्रमोटर रीजन में बाइपिरेट प्रमोटर होता है, तो 5 प्राइम स्ट्रीम की तरफ 180 से 170 बेस पेयर के आसपास हमारा अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो रीजन होगा दैट इज 45 से 20 बेस पेयर की तरफ, और वो डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होगा, है ना। साथ साथ बाइंडिंग के लिए SL1 और SL1 के साथ साथ यहाँ पे UPE1 की जरूरत पड़ती है। तो जब आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 बाइंडिंग शो करता है, उसके रिकॉग्निशन के लिए अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स आते हैं। ये अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स उन स्पेसिफिक बाइपिरेट प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड आफ्टर दैट आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट होता है ऑन द डीएनए स्ट्रैंड ऑन द प्रमोटर सीक्वेंस, सो दैट वो ट्रांसक्रिप्शन को फर्दर इनिशिएट कर सके। So this is how the RNA polymerase 1 recognize its specific promoter and initiate the transcription of कौन से RNA को यहां से सिंथेसाइज किया जाएगा, राइबोसोमल RNA को, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट आरएनए की बात करते हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करने वाला आरएनए पॉलीमरेज 2 ही है। सो इसके बारे में जाने तो देखो, हमने लास्ट में मैंने जो आपको वीडियो बताया था जिसमें हमने ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस तरीके से आपके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, राइट। सो वो चीज हमने रिस्पेक्ट में किसके पढ़ी थी, आरएनए पॉलीमरेज 2 के रिस्पेक्ट में ही पढ़ी थी। सो इफ यू इंश्योर कि आपने वो अगर वीडियो देखा है, डेफिनेटली आपके लिए इजी होगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। बट हम यहां से भी थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं कि यस, आरएनए पॉलीमरेज 2 की रिक्रूटमेंट ऑन द प्रमोटर सीक्वेंस कैसे होती है, ठीक है। सो सबसे पहले इसका साइट ऑफ लोकेशन क्या है। सो आरएनए पॉलीमरेज आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में रिक्रूट होता है। अब देखिए, कोई भी आपका स्पेसिफिक एंजाइम, कोई भी आपकी मशीनरी वहीं प्रेजेंट होगी, वहीं पर लोकेट होगी जहां पर उसकी साइट ऑफ एक्शन होगी, या वो स्पेसिफिक एंजाइम्स उसके लिए प्रेजेंट होंगी जो उसे फॉर्म करने हो, उनसे मतलब जो भी उनका प्रोडक्ट बनने वाला है, राइट। जैसे हमने कहा आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए सारे एंजाइम्स हमारे न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है। सिमिलरली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट है, हमारा डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है, जिससे हमने आगे ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए बनाना है, राइट। सो इसीलिए इसका जो साइट ऑफ लोकेशन है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सिंथेसाइज क्या करता है, HNRNA, जिसे हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, जिसमें बाद में आपकी स्प्लाइसिंग, एडिटिंग होके, कैपिंग वगैरह होके हमारा एक मैसेंजर आरएनए बनता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर HNRNA में मॉडिफिकेशन होके ही एक फंक्शनल mRNA की फॉर्मेशन होती है। सो इनिशियल स्टेज पर HNRNA का फॉर्मेशन होता है बाय द आरएनए पॉलीमरेज 2, राइट। अब इसका एक्टिविटी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सेलुलर एक्टिविटी होता है उसका 20 to 40% आरएनए पॉलीमरेज 2 का होता है। मैक्सिमम किसका होगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 का मैक्सिमम एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। इसकी रिक्रूटमेंट के लिए हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कॉम्प्लेक्स काम करता है, और ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जब हम नेम डिनोट करते हैं तो उस रिस्पेक्टिव पॉलीमरेज के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका नेम डिनोट करते हैं कि अगर उसका एक्टिंग मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज 2 है तो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ हम 2 यूज करेंगे। अगर उसका एक्टिंग मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज 3 है तो उसके साथ हम लोग 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर जो काम करता है इन द एक्टिवेशन ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज 2 फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो वो हमारा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डी कॉम्प्लेक्स। डी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्रूटमेंट होती है वो हमारा डी कॉम्प्लेक्स ही होता है। आफ्टर दैट 1 by 1 हमारे दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रिक्रूटमेंट होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डी की रिक्रूटमेंट के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी रिक्रूट होता है, उसके बाद H रिक्रूटमेंट होता है,
H हमारा हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है एंड आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E आता है एंड उसके बाद ही पॉलीमरेज सेकेंड कैपेबल हो पाता है उस पर्टिकुलर प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसकी प्रोमोटर सीक्वेंस की एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के केस में उसमें बाइपिरेट प्रमोटर की जरूरत पड़ती है जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हमने देखा, वैसे ही आपका जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो 25 to 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम इसके ट्रांसक्रिप्शन साइट के अपस्ट्रीम ये बाइंड करता है। ठीक है, तो आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि हमारा जो प्रोमोटर रीजन है इस पर TF डबल जो TF सेकेंड डी कॉम्प्लेक्स है या कि बाइंड करेगा एंड आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड कॉम्प्लेक्स की रिक्रूटमेंट के बाद ही आरएनए पॉलीमरेज इस साइट को रिकॉग्नाइज कर पाता है। इवन आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिवेशन के लिए भी यही कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट तभी होता है जब उसके सेरीन और थ्योरीन रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो और ये फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी कॉम्प्लेक्स का ही एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, क्योंकि उसके पास एटीपीएस एक्टिविटी होती है तो वही हमारे आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज हाउ आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड काम करता है और आफ्टर द एक्टिवेशन ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है और हमें HNRNA मिलता है। उसी HNRNA में फर्दर स्लाइसिंग वगैरह होके उसमें एडिटिंग होके हमें एक मैच्योर mRNA या मैसेंजर mRNA हमें मिलता है। ठीक है, मैसेंजर RNA हमें मिलता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो ये सबसे कम एक्टिविटी शो करता है, टीआरएनए की फॉर्मेशन करेगा इसलिए इसके साइट ऑफ लोकेशन भी न्यूक्लियोलस ही होती है जस्ट लाइक योर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करता है और ट्रांसफर आरएनए की सेल को इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इसलिए एक्टिविटी भी कम दिखाता है, यानी कि 10% ऑफ द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, इसकी एक्टिवेशन के लिए भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है और जैसे हमने कहा था कि जो भी एक्टिंग मॉलिक्यूल होगा अगर आरएनए पॉलीमरेज पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा है तो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डिनोट करने के लिए हम उसके नाम में TF यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सेकंड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है रिस्पेक्टिवली उसको डिनोट करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज के थर्ड में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा है उसमें हम लोग थर्ड मॉलिक्यूल से उसको डिनोट करेंगे। सो यहां से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस आरएनए पॉलीमरेज पर काम कर रहा है। सो यहाँ पर जो हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेशन के लिए चाहिए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड A, थर्ड B एंड थर्ड C कॉम्प्लेक्स फॉर एक्टिवेशन, यानी कि ABC कॉम्प्लेक्स चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और इसका जो प्रमोटर सीक्वेंस है इसमें आप रिकॉग्नाइज कैसे करेगा आरएनए पॉलीमरेज, इसमें आइदर अपस्ट्रीम प्रमोटर या फिर इंटरनल प्रमोटर जो डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होगा उसकी ट्रांसक्रिप्शन साइट के पास वही उसी को रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन यस इसका जो रिकॉग्निशन है वो डिपेंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ABC कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, उसके रिक्रूटमेंट पर। अब यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि मान लीजिए ये मेरा डीएनए सेगमेंट है, ये प्रोमोटर रीजन है मेरा, ये इंटरनल प्रोमोटर जो 3' एंड की तरफ यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होगा और जो अपस्ट्रीम प्रोमोटर है वो यहाँ प्रेजेंट है। रिकॉग्निशन कैसे होगा, बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ABC कॉम्प्लेक्स। तो यू कैन सी कि यहाँ पर देखिए अपस्ट्रीम प्रोमोटर पर A का रिक्रूटमेंट हुआ दैट इज फॉलोड बाय द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड B एंड देन उसके बाद C का रिक्रूटमेंट हो जाता है और C का रिक्रूटमेंट होता है इंटरनल प्रमोटर पर। जो एक्सटर्नल प्रमोटर है जो अपस्ट्रीम प्रमोटर है वहां पर सिर्फ A और B का रिक्रूटमेंट होगा, जो इंटरनल प्रमोटर है वहां पर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर C का रिक्रूटमेंट होगा एंड आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ABC कॉम्प्लेक्स इजिली आरएनए पॉलीमरेज थर्ड अपनी प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज कर पाएगा एंड देन इट विल इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, 5S RNA और जितने भी हमारे स्मॉल RNAs हैं उनकी फॉर्मेशन को वो इनिशिएट कर सकता है। सो दिस इज हाउ RNA पॉलीमरेज अपने स्पेसिफिक प्रमोटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और स्पेसिफिक RNA की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द RNA पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो
please hit the like button and subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you so much for watching this video.